स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे हमने पढ़ा है कि स्टेट किसी स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल असेंबली रहती है, और किसी किसी में बाइकैमरल होता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता है। जैसे यूनिकैमरल में जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है सिर्फ, तो इसमें क्या होता है, इसमें आसानी होती है कि लॉ आसानी से एक ही जगह पास करना होता है लो, ठीक है। बाइकैमरल इसमें क्या होता है, ज़्यादा पावर ना मिले लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाते हैं ताकि दोनों साइड से अगर बिल पास हो तभी लॉ बनेगा, ठीक है, ऊपर हाउस लोअर हाउस दोनों से, ठीक है। तो 7 स्टेट्स हैं जिसमें वो बाइकैमरल सिस्टम है हमारे पूरे इंडिया में। एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। बाकी स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम है, उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। आर्टिकल 169, पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसके अकॉर्डिंग कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल बने या अबॉलिश, क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया कि हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली बननी चाहिए या डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें है उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ 40, कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली पार्शियली नॉमिनेटेड और पार्शियल इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, मतलब कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो प्रेसिडेंट, वो गवर्नर होता है, वो नॉमिनेट करता है। अब जैसे पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। जैसे उसके होते हैं प्रेसिडेंट के स्पीकर के डेप्यूटी स्पीकर, जैसे होते हैं ना कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, तो मतलब अगर किसी को दिया तो उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर जिसने फर्स्ट प्रेफर, वही होता है जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको वो मिल जाती है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में जिस 2 बंदे के बराबर है तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं, जिसके सेकंड प्रेफरेंस ज़्यादा है वो क्या है, उसको लीडर में वो चुनने जाते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चुने जाते हैं थ्रू एमएलएस के जरिए, तो वो सिंगल ट्रांसफर वोट से किया जाता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। 5/6 मेंबर है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और जो 1/6 होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और जो एमएलए जो इलेक्टेड होते हैं एमएलए के जरिए, उसमें से 1/3 होते हैं ना, वो लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनकी तरफ से इलेक्टेड होके आते हैं, मतलब उनमें से आते हैं, इनमें से इलेक्ट करना होता है कि 1/3 जो प्रोपोर्शन है वो इसमें से होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। जो 1/12 है वो क्या होना चाहिए कि जो ग्रेजुएट है 3 साल से ऊपर, 3 साल से ज़्यादा ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएट हुए हुए 3 साल हो गए, 1/12 इसमें से आते हैं। और मतलब ग्रेजुएट और स्टेट में रह रहे हैं, वो स्टेट का ही होंगे बंदे, ठीक है। और 1/12 होते हैं वो टीचर्स होते हैं जो सेकेंडरी स्कूल या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, वो 1/12 उसमें से सेलेक्ट होते हैं। और जो 1/3 वो होते हैं, वो भी कर सकते। और जो 1/3 बचे हुए 1/3 है वो लेजिस्लेटिव असेंबली अपने बंदों में से लेता है। जैसे जो बंदे लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आए पर लेकिन उनको डालना है, तो वो सब क्या आता है, वो क्या आता है, उनको क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करके उसमें काउंसिल में डाल देते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल देते हैं, मतलब वो रहता ही है इसमें। और जैसे प्रेसिडेंट पे पावर होती है वैसे गवर्नर पे पावर, गवर्नर पे एक ज़्यादा होती है कि जैसे वो गवर्नर क्या कर सकते हैं कि जो स्पेशलाइज पर्सन जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस से, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी होते हैं जो मूवमेंट करता है उसमें से, ये गवर्नर उसमें नहीं होता प्रेसिडेंट पे, कोऑपरेटिव मूवमेंट से गवर्नर भी होता है, तो वो वहाँ से नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर। और कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द बोना फिडा प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनेशन। अब
ये कोर्ट पे वो नहीं होता अधिकार कि गवर्नर किसी को नॉमिनेट करेगा, अरे इससे क्यों किया, इससे क्यों किया। कोर्ट पे कोई अधिकार नहीं है, वो अपने मर्जी से कर सकता है गवर्नर। ठीक है, तो उसकी गुड फेथ, बोनाफाइड मतलब होता है गुड फेथ, वो देखते हैं इंटेंशन। ठीक है, तो वही है, कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता उनकी इंटेंशन का कि इसको भी खरीदा, इसको भी ये राय, तुमने ये राय अच्छा नहीं किया। तो गवर्नर पर डिसीजन है कि किसको भी नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, और एमएलए जो इलेक्ट होते हैं वो तो वही होता है, उस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब जो हर बंदे पर वोट करने का अधिकार होता है। कॉन्स्टिट्यूंसी अकॉर्डिंग अपने अपने बंदों को वोट करता है, जो जिस पे ज़्यादा वोट है वो जीत गया। अपनी टेरिटरी कहते हैं, एमएलए ऐसे सेलेक्ट होते हैं, मतलब एमएलए ऐसे सेलेक्ट होते हैं कि उनके एमएलए से बन के चीफ मिनिस्टर बना। जैसे हमने बताया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 40 से ज़्यादा होना चाहिए, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर वो के बीच में होनी चाहिए। सिवाय एक्सेप्शन है जम्मू कश्मीर में 36 है। सिमिलरली जो असेंबली में उसमें 60 से ज़्यादा और 500 से कम होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। पर कुछ एक्सेप्शन क्या है, मिज़ोरम और गोवा जिसमें 40 और 32 मेंबर, 40 तो मिज़ोरम गोवा में और सिक्किम में 32 मेंबर, ये एक्सेप्शन है इसके। ठीक है, आर्टिकल 333, गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर क्या असेंबली के लिए नॉमिनेट कर सकता है। गवर्नर में पावर होता है कि अगर तुझे जैसे असेंबली में डालना हो तो एक मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली का वैसे ड्यूरेशन 5 साल होता है और ये 5 साल से पहले भी डिजॉल्व हो सकती है, वो गवर्नर डिजॉल्व करता है। वो कभी आता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब। अब ये 5 साल का जो पीरियड था वो एक्सटेंड हो जाता है अगर एमरजेंसी लग जाती है। प्रेसिडेंट बोलता है कि स्टेट में एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के बाद उसको डिजॉल्व होना ही होता है, कुछ भी हो जाए। तो ये आर्टिकल 172 का फर्स्ट पार्ट है। तो आर्टिकल 172 का फर्स्ट पार्ट ये है, द टर्म ऑफ 5 ईयर मे बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन केस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, जो राज्यसभा होती है। ठीक है, उसका मतलब डिज़ोल्व नहीं हो सकती, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल डिज़ोल्व नहीं हो सकती। ये क्या होता है, इसके 1/3 मेंबर होते हैं हर दूसरे साल में, हर सेकेंड ईयर में क्या होता है, रिटायर होते रहते हैं। तो आर्टिकल 72 का सेकंड पार्ट ये कहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट डिसॉल्व 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर ऑन द एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकंड ईयर। और जैसे यूनियन पार्लियामेंट्स में हुए वो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उसके किसके, लोकसभा के, और राज्यसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है उसकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक और आर्टिकल 173 जिसमें should possess other qualification prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। मतलब इसके अकॉर्डिंग है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति सच्ची आस्था निष्ठा रखनी चाहिए, तभी मतलब एक ऐसे है तो वो कंपैरिजन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिटवीन बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट। इसमें कंपैरिजन सबसे पहले मनी बिल के थे पोजिशन दोनों में से। मनी बिल अगर बाइकैमरल वाले में है, बाइकैमरल में जैसे वैसे होता है, अगर बिल आया तो मनी बिल को देख सकते हैं पर लेकिन उस पर वोट नहीं डाल सकते दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, पास तो करना है। ठीक है, बस दूसरे बिल्स हैं उसमें क्या आता है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल पे बिल आया तो क्या कर सकता है, डिले कर सकते हैं 3 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो वापस 3 महीने के बाद फिर बिल वापस जाता है। फिर बिल जब दूसरी बार फिर से आ जाता है, रेफर होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पे कोई पावर नहीं होती कि वो बिल को फिर से डिले कर सकते। तो उन पर कम से कम 1 महीने का टाइम होता है जिसमें उस बिल को उसे
या तो पास कर दे, या फिर अगर ऐसे भी लगे तो अपने आप वो जाके पास हो जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। तो ये आर्टिकल 197(1) का बी पार्ट और सेकंड का बी पार्ट में ये सब इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या है, फॉर द बेस्ट the only power of the council is to interpose a delay of 3 months. In case of disagreement, the bill's time referred to the legislative council, and this time council has no power to withhold the bill for more than a month. गवर्नर्स पावर ऑफ वीटो, इसमें क्या होता है, अगर बिल पास होता है दोनों हाउस से, या फिर जो भी एक ही हाउस होता है जिसमें यूनिकैमरल बाइकैमरल में जैसे होता है, अगर बिल पास होता है उसके बाद गवर्नर का वो चाहिए होता है अप्रूवल, जैसे उसमें चाहिए होता है यूनियन में होता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, उसी तरह गवर्नर का अप्रूवल देता है। तो गवर्नर 3 या 4 चीज़ कर सकते हैं, या बिल को असेंट दे के बिल को लॉ बना देगा उसी समय, या फिर रिफ्यूज़ करेगा कि मैं अपना असेंट नहीं दूंगा, तो क्या होगा, मतलब असेंट नहीं देगा अपना, रिफ्यूज़ करेगा मैं असेंट नहीं दूंगा, तो क्या होता है, बिल लॉ बनने से फेल हो जाएगा। तो क्या होगा, रिटर्न करेगा रिकन्सिडरेशन के लिए, तो वहाँ पे अगर फिर आया वो बिल, मतलब रिकन्सिडरेशन के जाएगा, फिर पास हो गया वो, तो बिल को फिर उसके बाद बिल को से फिर पास करना ही होगा, ठीक है। पर इसमें एक कंडीशन आ रहा है, वो जिसमें वो प्रेसिडेंट को वो अगला बताता हूँ मैं। तो मतलब वही है, ठीक है। अगर मनी बिल आएगा तो उसको तो उसे हमेशा असाइन करना चाहिए, असाइन करेगा। अगर मनी बिल के अलावा है तो ये 2 ही पावर रहते हैं। इसको दूसरी तरीके से क्या बोलते हैं कि बिल को रिटर्न कर देगा मैसेज के साथ कि भाई ये रिकन्सिडरेशन कर लो, ये बिल कुछ वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है हाई कोर्ट की पावर को, ठीक है। तो अगर बाई चांस फिर भी नहीं हुआ तो क्या एक और काम कर सकता है, वो बिल को रिजर्व कर देगा कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज देगा कि मैंने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन को भेज दिया, और ये इसलिए भेजा है कि ये डेरोगेट करेगा, मतलब हाई कोर्ट की जो पावर्स है उसके साथ वो करेगा, थोड़ा उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा उससे वो करेगा, डेविएट हो रहा है थोड़ा ये बिल। तो ऐसा क्वेश्चन जब पड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज देगा, जिसकी वीटो पावर है। अगला है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, मतलब डिक्लेयर करेगा पब्लिकली कि ये ऑर्डिनेंस लॉ बन गया। ये कभी कर सकता है, जब सबसे पहले गवर्नर तभी डिक्लेयर कर सकता है, प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को, कि जब लेजिस्लेचर या दोनों हाउस सेशन में नहीं हो, तो क्या कर सकता है, प्रोमलगेट कर सकता है, ठीक है। और ये पावर्स की तभी एक्सरसाइज होती है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ उनके एड और एडवाइस में होता है, वो अपने नहीं कर सकता। उन्होंने बोला यार ये बिल प्रोमलगेट कर दो, तो तब हो जाता है। फिर जब फिर से रीअसेंबल होते हैं, जब वो स्टेट लेजिस्लेचर, तब ये ऑर्डिनेंस आगे आता है ये, ठीक है। तो उस समय या तो इन्हें पास करना होता है, फिर तभी इसको लॉ बनाते हैं। अगर 6 हफ्ते के अंदर इन्होंने गुजरी असेंबली के 6 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये बिल को वो नहीं किया, पास नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनेंस बनने एग्जिस्ट नहीं करेगा, बंद वो हो जाएगा, कम टू एन एंड हो जाएगा, ठीक है। एक और अनलेस डिसअप्रूव कर लिया या फिर शुरू में डिसअप्रूव कर दिया, पास होने नहीं दिया, या फिर 6 हफ्ते के अंदर अगर नहीं हुआ ये, तो ये ऑर्डिनेंस वहीं पे जाके बंद हो जाएगा। गवर्नर पे क्या इतने कॉम्पिटेंट होता है कि वो विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस पे कभी भी, अरे ये मैं ऑर्डिनेंस दिया था इसको वापस कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर है गवर्नर की, ये सब्जेक्ट इन लिस्ट 2 और 3 वाले सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, कांग्रेस लिस्ट है। कांग्रेस क्या होती है, इसमें स्टेट और यूनियन दोनों को पावर होती है कि लॉ बना सके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, इसके ऊपर, ठीक है। पर हाँ एक कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें गवर्नर का है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट, मतलब पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर बिल में वही प्रोविजन हो, ऐसा प्रोविजन हो जिसमें उसने पहले प्रेसिडेंट की वो मांगी है, कंसिडरेशन मांगी है, तो वही सेम वाला बिल है ना, वही सेम बिल आ गया वापस वो कंसिडर, तो वो ऐसे प्रोमलगेट नहीं कर सकता। सेकेंड, जो बिल को प्रिजर्व कर रखा है प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए, उसका भी क्या वो प्रोमलगेट नहीं कर सकता, आगे ऑर्डिनेंस बनाते हैं।
प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की सेम प्रिविलेज है जो यूनियन पार्लियामेंट की होती है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो ईच हाउस है वो पनिश हो सकते हैं अगर उन्होंने अपनी जो वो है प्रिविलेज, मतलब उनको जो पावर्स मिली है उसका गलत यूज़ करें। ठीक है, उनके कंटेम्प्ट के रिलेटेड। अगला, ईच हाउस अपना मतलब खुद ही वो होता है जज, सोल जज होता है कि अगर उसके प्रिविलेज, वो जो प्रिविलेज है उसका प्रिविलेज जो पावर्स है उसका अधिकार है जो उसका वायलेट किया है, तो उसमें कोर्ट की अथॉरिटी में नहीं आता कि वो इंटरफेयर कर सके। ये सिर्फ डिसीजन है किसका, हाउस का उस समय। ठीक है, तो कोर्ट नहीं आ सकता उसके बीच में। अब उसकी पावर का, प्रिविलेज का कुछ वो है, मतलब उससे वायलेट हुआ है कि उससे नहीं करने दिया उसके पावर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, खुद वो हाउस जज है वो खुद ही वो डिसीजन लेगी क्या करना चाहिए इसका, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। और जो कोई हाउस अपने लिए प्रिविलेज खुद नहीं बना सकता, ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि ये हाउस पे ये प्रिविलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।